हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने 12वीं क्लास में सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ये लेसन का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। देखो, एरिया क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको आज अपने प्रूफ करेंगे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो उसके लिए दिशा के लिए भी अपने देखें किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन अपने फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो मान लो आपके पास कोई एक ये निर्देश तंत्र है जिसके अंदर ये प्लेन, ठीक है, इस प्रकार से ये x है, ये y है और ये z। ठीक है, इसको नाम दे दो a, b, c और d। ये आयत है आपके पास। ठीक है, या वर्ग मान लो आप इसको, आयत है मान लो, ये आयत। ठीक है, a b c d और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना आपको। हम वैसे जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ा हो अपना, कि एरिया जो क्षेत्रफल होता है इसका वो क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इनटू चौड़ाई होता है। अब यहाँ इनटू के अंदर आपके पास अगर वेक्टर में देखते हो, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो होता है अदिश राशियों में और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो किसमें होता है? सदिश राशियों में। तो अपने इसमें देखते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं कि अपने पास L इंटू बी आता है नहीं आता। ठीक है, तो देखो इसमें ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो एरिया क्या होगा? L डॉट बी। ठीक है, L डॉट बी लगाओगे तो अपने जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ये आपको 11th क्लास में समझाया गया था। A डॉट बी क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाओगे तो क्या होगा? L का परिमाण, B का परिमाण कॉस थीटा। L और B के बिटवीन एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और कॉस 90 आप जानते हो कितना होता है? 0। तो एरिया कितना आया अपने पास? 0 आ जाएगा। क्या इसका एरिया 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अदिश राशि नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप ये देखते हो कि A क्रॉस B होता है। इसको कैसे सोल्व करते हैं? A का परिमाण, B का परिमाण, साइन थीटा एन का। ठीक है, अब अपने क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखो क्या आता है अपने पास। ये लेंथ इंटू विड्थ अपने पास फॉर्मूला होता है, इसको ड्राइव कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब एक एरिया आप लगाते हो L क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं अपने। वो फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे तो L का वेक्टर, B का परिमाण, साइन थीटा कितना? 90 डिग्री और साथ में n कैप आता है। n कैप यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री आप जानते हो कितना होता है? 1 होता है। तो L B साइन 91, इसका परिमाण भी क्या होगा? 1 होगा। या n कैप की वैल्यू रख देंगे अपने, जो भी है इसकी डायरेक्शन बता देगा। तो एरिया क्या हो गया आपके पास? लेंथ इंटू विड्थ और n कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा। अब n कैप क्या होगा? इसकी डायरेक्शन बताएंगे अपन। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल बताया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। ठीक है, आपको A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? A क्रॉस B, A से B से फिंगर कर्ल करोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्मली अपवर्ड। ठीक है, लंबवत होगी बाहर की ओर। इसी प्रकार से यहाँ देखो, ये लेंथ थी, ये विड्थ थी। अब लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, इस प्रकार से कर्ल करोगे तो इसका एरिया वेक्टर देखो इस प्रकार से है। ये प्लेन है, सॉरी, ये इस प्रकार से प्लेन बना हुआ। ठीक है, ये लेंथ है, ये विड्थ है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? इस प्रकार से फिंगर कर्ल करोगे आप, इस प्रकार से। तो इसकी
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई एक्स के लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और वाई एक्स को आप क्या लिखते हो, एल बी, वाई एक्स में एक्स एक्स में क्या होता है, आई कैप होता है, वाई एक्स में जे कैप होता है, और जेड एक्स में के कैप होता है। तो इसको क्या लिख दोगे आप, जे कैप लिख दोगे, इसकी डायरेक्शन क्या है, जे कैप, ठीक है। इसका मतलब एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगाया तो अपने पास आंसर कितना आया, 0 आया, क्योंकि एरिया तो 0 होता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो अपने पास वैल्यू आई लेंथ इनटू विड्थ, और साथ में इसकी डायरेक्शन आप बताओगे कौन सी, ये वाली अपवर्ड, ठीक है। इस प्रकार से राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। आप ये भी ले सकते थे, ठीक है। इसमें ये साइड और ये लेते तो नीचे की ओर होता है, ठीक है। देखो 2 सरफेस होंगे ना इसके, ये जो आयत बना 2 सरफेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें आप दोनों ही ले सकते हो, ऊपर वाली भी काउंट कर सकते हो, ऊपर वाला प्लस जे कैप होगा, और नीचे वाला सरफेस है इसका क्या होगा, माइनस का जे कैप। देखो आंसर ये भी सही है और आंसर आपका ये भी सही है, माइनस जे कैप, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सरफेस 2 होंगे, ऊपर वाला होगा और नीचे वाला होगा। आप कौन से एरिया की डायरेक्शन देख रहे हो वो देखना, आप ऊपर वाले की देख रहे हो तो ऊपर आपको थंब रखना, बस थंब जैसे रखोगे तो उसकी डायरेक्शन शो हो जाएगी, ठीक है, राइट हैंड थंब। और अगर नीचे वाले सरफेस की देखना तो यहाँ थंब रखोगे आप, तो नीचे की डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी दिशा बताते हैं। ये 2D थे अपने पास, 2D के अंदर देखो द्विविमीय आकृति थी ये आयत, ठीक है। इसकी दिशा बताइए अपने, ठीक है। तो अपने दिशा बताने के लिए 2D और 3D दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर देखेंगे, इन दोनों में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको समझ आया कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, किसी 2D सरफेस के लिए उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। सबसे पहले 2D आकृतियां लेंगे अपने, ठीक है। जैसे आपके पास वर्ग है, आयत है, ठीक है, और त्रिभुज है, ये सारी की सारी, वृत्त है, इनमें 2 डायमेंशनल जो होते हैं, ठीक है, वो वाली में इनमें देखते हैं अपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी प्लेन है, ये मान लो आयत बनाया आपने, ये एक वर्ग बनाया आपने, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है आप, तो क्या करोगे, जिस प्लेन पे बना वहाँ पर आप थंब रखोगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड। जैसे ये बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली अपवर्ड होगी, ऊपर की ओर जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। इसकी बाहर की ओर इंडिकेट करेंगे अपने एरिया वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताना है, कुछ भी नहीं करना आपको। जिस भी सरफेस पे आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, उस सरफेस पे आपको राइट हैंड थंब इस प्रकार से रखना, तो उसकी डायरेक्शन ये आपका जो थंब है वो बताएगा, ठीक है। जैसे ये है रिंग आपके पास, ठीक है, इस प्रकार की डिस्क है आपके पास, मान लो कोई, ठीक है, ये डिस्क है, इस प्रकार से पड़ी हुई है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पर आप थंब रखोगे इस प्रकार से, तो कैसी होगी, नॉर्मली अपवर्ड, ठीक है। इस प्रकार से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और नीचे वाले सरफेस की भी डायरेक्शन देख सकते हो, तो नॉर्मली क्या होगी, ये इनवर्ड होगी, इस प्रकार से, माइनस ए कैप कर सकते हो इसको, ये प्लस का ए कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे मान लो ये है इस प्रकार की रिंग आपके पास, तो उसमें डायरेक्शन कैसे बताओगे, यहाँ पर आप थंब रखोगे, तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक है, ठीक है। और अगर पीछे वाले सरफेस की देखनी है तो कैसे होगी, जस्ट पीछे थंब रखोगे आप इस प्रकार से, राइट हैंड थंब रूल्स, माइनस का एक है, ठीक है। अब एक्स एक्स के अलॉन्ग है तो आप लिख सकते हो प्लस का आई कैप, माइनस का आई कैप। वाई एक्स के अलॉन्ग है, जैसे ये थी, इसको आप लिख सकते हो जे कैप प्लस का और माइनस का जे कैप, ठीक है, उसके अलॉन्ग देख लेंगे हम। तो इस प्रकार से आपको 2D शेप में एरिया वेक्टर शो करना। देखो 2D वेक्टर में 2 एरिया वेक्टर शो होते हैं, क्योंकि 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला सरफेस है, एक ये पीछे वाला सरफेस है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया वेक्टर की अपने डायरेक्शन बताते हैं। अब इसमें देखो आप लोग
3D सरफेस में, 3D सरफेस या 3D शेप मान लो आप, इसमें डायरेक्शन कैसे होगी? ठीक है, मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, गोला, ये गोला है आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है आपको। देखो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये इसका सरफेस है, नॉर्मली आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसकी, नॉर्मली आउटवर्ड। देखो 3D शेप है, उसमें इनवर्ड डायरेक्शन नहीं जाती, आप ये शो नहीं कर सकते डायरेक्शन। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की ओर नहीं होगी, सिर्फ बाहर की ओर लेनी है आप। और 2D शेप में क्या था? दो सरफेस थे तो दोनों तरफ अपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो की थी। और इसमें 3D है तो 3D में सिर्फ आपके पास जैसे गोला है तो बाहर की ओर होगी, ये लंबवत, नॉर्मली आउटवर्ड होगी। ठीक है, क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जो 2D सरफेस है इसमें दो सरफेस होंगे आपके पास। ठीक है, तो एक सरफेस की एक दूसरे सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे 3D सरफेस जैसे स्फीयर है अपने पास, तो इसमें क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी डायरेक्शन। और देखो जैसे मान लो आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, बेलन, इसमें डायरेक्शन शो कर रही है। देखो ये कर्व्ड सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार से। और ये जो सरफेस है सर्कुलर, इसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, ये वाली जैसे, और इसकी आप नॉर्मली आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। वक्र की आप जैसे ये बेलनाकार है, इसकी डायरेक्शन बतानी तो यहाँ पर आपको थंब रखना, बाहर की ओर होगी, यहाँ इस डायरेक्शन में तो यहाँ इस प्रकार से, यहाँ तो इस प्रकार से, तो नॉर्मली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी। और ऊपर वाला सरफेस वर्ताकार है तो यहाँ आप थंब रखोगे, तो कैसे होगी? ऊपर की ओर। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बाहर की ओर, अंदर की ओर शो नहीं करोगे आप इसमें। ठीक है, अंदर की ओर शो नहीं करोगे, सिर्फ बाहर की ओर शो होंगे इसमें 3D सरफेस। ठीक है, तो इस प्रकार से 2D और 3D सरफेस में आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? देखो 2D के अंदर तो दो सरफेस होते हैं तो दो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो हो जाते हैं, लेकिन जो 3D है इसमें नॉर्मली आउटवर्ड एक ही डायरेक्शन लेनी है, अंदर की ओर शो नहीं करोगे, बाहर की ओर ही जाएगी नॉर्मली 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से शो करते हैं। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे। इसके बाद टॉपिक है अपना जो बुक का है, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आपने कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है क्या कहलाती है? संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लो ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, इससे ये विद्युत बल रेखाएं दो गुजर रही हैं। ठीक है, ये दो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 2 होगा। लंबवत 90 डिग्री पर जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतनी ही विद्युत फ्लक्स होगी। इसको फाई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? फाई से। और ये क्या है? एक आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। यानी कि फाई यहाँ कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है? नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर।
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, इसका विद्युत फ्लक्स होगा। 1 2 3 निकल गए तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे ये कितनी गुजर रही है, लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, 4 गुजर रही है, तो फाई कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही उसका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसके अंदर जो अपने फिगर पढ़ा इसके अंदर कितनी चीज़ें आई है। एक तो विद्युत बल रेखाएं आई हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं तो क्या उत्पन्न करेंगी, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। बात समझ आ रही, विद्युत बल रेखाएं क्या उत्पन्न करेंगी, विद्युत क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आ गया आपके पास। और दूसरा, इस सरफेस को पार कर रही है पृष्ठ को, इस पृष्ठ का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस सरफेस का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अपने पास दो चीज़ें यूज हुई हैं विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा सरफेस जिससे वो पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से अपने फॉर्मूला बनाएंगे इसका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल के बराबर। इसको ओपन करते हो तो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो फाई किस पे डिपेंड करता है, अगर अपने यहाँ पर देखें तो फाई डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, एरिया पर और थीटा पर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत क्षेत्र पर, एरिया पर और थीटा पर। देखो कैसे डिपेंड करेगा इस पे। ये आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं आप। ये आपके पास मान लो कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर दो पास होंगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। 1 2 3 4 4 हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था कि जितनी पीछे अपने विद्युत बल रेखाएं पड़ी थी उसमें क्या बताया कि जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब जितनी ज़्यादा इससे पास होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और जितनी कम पास होगी उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं एरिया की। ठीक है, एरिया कैसे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एरिया की बात कर रहे हैं आप, जैसे ये सरफेस है एक ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये एरिया था आपके पास A1, ये एरिया था आपके पास A2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सबसे ज़्यादा किससे पास हो रहा है, किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो अपने पास सरफेस था इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, 2 गई, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने इस एरिया को बढ़ा दिया, इस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गई, 4 पास हो गई, तो फाई भी क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझाई, जितना ज़्यादा अपने पास एरिया होगा उससे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती हैं, विद्युत बल रेखाएं जा सकती हैं, और जितना कम एरिया होगा उससे उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो इससे विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा जाएंगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझाई आप। इसके बाद अपने बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या होता है, ई व ए के बीच बनने वाला कोण, ई व ए के मध्य बनने वाला
कोण, ई और ए के बीच बनने वाला कोण होता है थीटा। इस पे भी डिपेंड करता है, देखो कैसे। अब जैसे मान लो आप अपने पास कोई ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मान लो इस प्रकार से समझो इसको। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस डायरेक्शन में से, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एंगल चेंज करता जाऊंगा इस सरफेस का, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी इससे पास होने। जैसे लंबवत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इससे, ठीक है। अगर लंबवत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है। अब मैं जैसे अब 90 डिग्री पर था ये, अब इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती जाएंगी, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी। अब बिल्कुल ऐसे है तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, ठीक है। अब थीटा को चेंज करता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब सरफेस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और एरिया वेक्टर की दिशा ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से है, मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है, ठीक है, 90 डिग्री पर है। तो अब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी इससे। अब जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज करूंगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी। बात समझा रही ना आप, तो उतनी ही ज़्यादा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। ये अब ये 90 डिग्री पर है तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी इससे, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाओगे, जैसे आपने वो पढ़ा होगा जनरेटर, विद्युत जनरेटर पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। उसमें एक आर्मेचर होती है, ठीक है, एक आर्मेचर होती है, ठीक है, कुंडली, वो इस प्रकार से पास करती है, इस प्रकार से पास करती है। और जैसे जैसे पास होती है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा होता रहता है उसमें, ठीक है ना। उसी प्रकार से थीटा जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इसको आप चेंज करोगे एंगल को, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होती जाएगी। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया और थीटा, ठीक है। तो इसमें आप एक केस और भी कर सकते हो। यहाँ देखो फाई का अपने पास फॉर्मूला आया ई डॉट ए, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ई और ए क्या है, ई और ए जैसे ये है, ए की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन ये, इसके बिटवीन एंगल थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। ए तो इस प्रकार से है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से लग रहा है, तो इसके बीच का कोण थीटा, तो फ्लक्स ई ए कॉस थीटा होता है। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, बिल्कुल इस कंडीशन में, थीटा ए इस डायरेक्शन में और ई इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर हो इस प्रकार से, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब लंबवत होगा इस प्रकार से जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही नहीं गुजरेगी, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार किससे सेकंड केस आप कर सकते हो कि जब थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया भी इधर है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और कॉस 0 आप जानते हो कितना होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई आर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखो इसमें आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी होती है कि क्या डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। तो अपने इसका फॉर्मूला निकाला, E इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ई इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग केस के थीटा 90 डिग्री लिया तो फाई 0 हो गया और थीटा अपने
0 डिग्री लिया तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज अपने एक बार इतना ही करते हैं और कल इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कल और न्यूमेरिकल करेंगे अपने, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।